बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम थर्ड ग्रेड क्विज डिस्कस करेंगे, जो कि हम सेकंड ईयर का यूनिट नंबर 1 से लेके 5 तक कंडक्ट किया था। सबसे पहला क्वेश्चन था डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी आर सेम एज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बल्कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने से पहले आपने समझना ये होता है कि ये जो चीज़ आपको गिवन है, क्या कहीं इसको आप सम अप कर सकते हैं किसी शॉर्ट टर्म में। जैसे कि ये एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी, देखने में आपको ये तीन चीजें नजर आ रही हैं, एप्सिलॉन नॉट डी फाइव और डी टी। तो क्या आपके माइंड में कोई क्विक फार्मूला आ रहा है कि ये चीज जो है ये किसी और चीज के इक्विवेलेंट हो? तो डिस्प्लेसमेंट करंट आपको बताया गया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है, जो कि कैपेसिटर में से फ्लो करता है, वो यही होता है एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका मतलब है कि ये सारी की सारी जो टर्म है ये करंट की इक्वल है, तो लिहाजा इसकी डायमेंशन वही होंगी जो कि करंट की होंगी। सिमिलरली एक और क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है कि 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर रूट, इसकी डायमेंशन पूछ ली जाती है या पूछ लिया जाता है कि ये किसके इक्वल है। तो ये इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होता है। तो लिहाजा दो तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सारी की सारी टर्म किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे सी के। या फिर इसकी डायमेंशन पूछ ली जाती है तो वो किसके इक्वल होगी, मीटर पर सेकंड, यानी कि लेंथ टाइम इनवर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट a distance r from infinite sheet of charge is sigma over 2 epsilon naught at a distance 2r ई विल बी। तो ये क्वेश्चन भी अगर आप समझे तो बहुत ईजी है कि आपके पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर कोई चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और डिस्टेंस आर पे जाके आपने ये एक पॉइंट पी लिया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब वो कह रहा है कि अगर आप इस डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, 2r कर देते हैं, यानी ये आर है तो यहाँ पे आप पहुंच गए हैं 2r पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो ड्यूरिंग लेक्चर मैंने ये बताया था कि क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट शीट है, ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का मतलब है कि जहां तक आप इसको देख सकते हैं, जहां तक आपकी विजन है, साइट जाती है, इतनी बड़ी इसकी जो डायमेंशन और लेंथ और विड्थ, ये इनफाइनाइट है। तो इसके लिए ये मैटर नहीं करता कि आप जो है वो आर डबल करें या ट्रिपल करें या हाफ करें, ये सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगी। ये नहीं है कि डिस्टेंस डबल होने से ये हाफ हो जाएगी या डबल हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ये सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगी। थर्ड क्वेश्चन है टू चार्जेस Q and minus Q are separated by a distance 2 meter. What will be value of electric field intensity at the center of the line joining them? यानी दो चार्जेस आपके पास, एक Q है और दूसरा माइनस Q है। तो ये दोनों में पता है जब भी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हों और इनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास एक डाईपोल बनता है, और ये जो दरमियान में डिस्टेंस है ये 2 मीटर है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग। ये लाइन है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, तो इसके सेंटर पे यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो याद रखें कि डाईपोल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, वो होती है 2 टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी वन चार्ज। यानी चाहे आप Q1 की वजह से कैलकुलेट करें, ये सॉरी पॉजिटिव क्यू की वजह से कैलकुलेट करें, चाहे आप नेगेटिव क्यू की वजह से आप यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करें, पॉइंट पी इसको कह लें। यहाँ पॉइंट पी पे आप किसी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लें, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, और नेगेटिव के लिए इनवर्ड होगी। तो लिहाजा यहाँ पॉइंट पी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किसी एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डबल होगी, यानी उसमें पॉजिटिव क्यू का भी रोल होगा और नेगेटिव क्यू का भी रोल होगा। तो किसी एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी Q/r², और आर हमारे पास है 2। अब 2 यहाँ पे नहीं लेना, क्योंकि 2 मीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस है,
हमने पॉइंट पी पे किसी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो लिहाजा अब जो डिस्टेंस होगा किसी एक चार्ज की वजह से वो 1 मीटर रह जाएगा। लिहाजा के क्यू ओवर 1 का स्क्वायर आप लिखेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी के क्यू, डिनोमिनेटर में 1 है तो वो आप पुट ना करें। अब ये जो आपके पास वैल्यू है इसको उठा के आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो इस तरीके से आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल, वो आ जाएगा 2 टाइम, आगे आ जाएगा के क्यू। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है बी, ये राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोटो कंडक्टर। तो ये इंफॉर्मेशन लेवल क्वेश्चन था। सिलीनियम जो होता है ये फोटो कंडक्टर होता है। एट व्हाट फ्रीक्वेंसी वुड अ 52 मिली हेनरी इंडक्टर एंड अ 76 माइक्रोफैरड कैपेसिटर हैव द सेम रिएक्टेंस, यानी किस फ्रीक्वेंसी पे ये दो चीजें जो हैं ये सेम रिएक्टेंस देंगी। यहाँ पहले तो आप ये बात समझें कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, तो जब तक एंगुलर का वर्ड ना हो तो आप समझें कि लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, यानी ये वाला एफ आपने फाइंड करना है। तो किस फ्रीक्वेंसी पे ये वैल्यू आपके पास एल की है और ये वैल्यू आपके पास सी की है, तो किस फ्रीक्वेंसी पे एल और सी जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। तो एल और सी आपस में जब इक्वल हो जाते हैं तो उस वक्त आप लिख सकते हैं कि जो एक्स एल है और एक्स सी है ये आपस में इक्वल हो गए हैं। तो एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी अगर करें तो वहां से हम आसानी से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। अब इन क्वेश्चन को मैं हमेशा ये बताता हूँ कि आपने जब एग्जाम में इन क्वेश्चन को करना होता है तो आप कभी भी ये डायरेक्ट फार्मूला ना लिखें, क्योंकि जितने स्टेप आप एक्स्ट्रा करते चले जाएंगे आपको उतना टाइम ज़ाया होगा। तो आपके माइंड में होना चाहिए कि इसका फार्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, यानी ये जो लाइन मैंने लिखी है मैंने तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखी है, लेकिन आपने एग्जामिनेशन में जब एग्जामिनेशन सेंटर पे आप बैठे होंगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, वहां पे आपने ये नहीं लिखना, आप डायरेक्ट वैल्यू लगाएं 1 ओवर। अब यहाँ पे भी देखें आपने शॉर्ट करना है, यहाँ पे ये नहीं कि आप 1 × 3.14 करते रहें, बल्कि आपका माइंड जो है वो इतना शार्प होना चाहिए कि आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो 2 और 3.14 को मल्टीप्लाई करके आप 6 लिखने के काबिल हो सकें। 3.14 को आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उसकी लेंगे 3, क्योंकि जो आगे पॉइंट के बाद 1 4 है वो चूंकि लेस देन 5 है, लिहाजा आप 3 पे ही गुजारा करें। तो 3 2 6 अंडर रूट एल सी। अब एल जो है ये आपको जाहिरी तौर पे नजर आ रहा है 52 है, लेकिन यहाँ पे भी इसकी आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेनी है 50, और 76 जो है इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेनी है आपने 80, क्योंकि ये अब 5 से नंबर आगे चला गया है। ठीक है, 75 से लेस होता तो हम 70 पे आ जाते, लेकिन चूंकि 76 है तो लिहाजा हमने यहाँ पे 80 ले लिया। और इसके बाद अभी बात खत्म नहीं हुई, एल के साथ मिली है और एफ के साथ माइक्रो है, तो मिली और माइक्रो मिलके 10⁻⁹ बना देंगे। अब ये भी याद रखें कि जब आपने इसके रूट लेना होता है तो 10 की पावर अगर उसमें इन्वॉल्व है तो आपने कोशिश करनी है कि 10 की पावर इवन बने। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 की पावर आड नंबर है, -9 है, तो या आप इसको -10 बनाएं या फिर -8 बनाएं, क्योंकि जब पावर इवन होती है तो उसका आप स्क्वायर रूट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सिंपली अपनी पावर को हाफ कर देना होता है। अब नेक्स्ट देखें कि आपके पास जो नंबर है वो 1/6 है, और अंदर आपके पास जो स्क्वायर रूट में नंबर बन रहा है वो बन रहा है 2 जीरोस आ जाएंगी, और 5 8 जार 40, और 10⁻⁹ आ जाएगा 1/6। अब ये 4000 की बजाय मैं लिखने लगा हूँ 400, क्योंकि मुझे पता है 400 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 20 होता है। 20 को आप 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो 400 आ जाता है। तो 400 अलग कर लिया, और एक जो 10 है वो मैंने 10 की पावर -9 के साथ कंबाइन किया, तो आपके पास 10 की पावर -8 बन गया।
अब वो वाली विश मेरी पूरी होगी कि मैं 10 की पावर इवन नंबर बनाना चाहता था, वो भी पूरी होगी और उसके रूट भी आप देख सकते हैं। तो ये चीजें आपने क्वेश्चन करते हुए अपना माइंड इतना शार्प और हाजिर दिमागी से काम करना होता है कि ये सारी चीजें आपने साथ साथ कैलकुलेट करनी होती हैं। तो 1/6, 400 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 20, और साथ 10 पावर -4। अब ये बनेगा, 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 120 बन जाएगा, और साथ 10 पावर -4। तो 120 को लिखें सिंपली, 12 लिखें, और यहाँ से आपके पास एक जो 10 है वो 10 पावर -4 से मिलके 10 पावर -3 बनाएगा, और ये 10 पावर -3 ऊपर चला जाएगा और 1000 बन जाएगा, और नीचे आप 12 से डिवाइड करें। तो 12 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 12 7 जार 84, और 12 8 जार 96। ठीक है, 4 यहाँ से बचे, 4 को जब यहाँ जीरो से मिलाएंगे 40 बनेगा, तो 12 3 जार 36, यानी 83 पॉइंट समथिंग। जबकि हमारे पास ऑप्शन जो 83 के करीब करीब आ रहा है वो आ रहा है 80 हर्ट्ज। अब हमारा ये 83 क्यों आया है, उसकी रीजन ये है, ये रीजन है, ये 6। हमने यहाँ पे नंबर छोटा ले लिया था। जब डिनोमिनेटर में आप नंबर छोटा लिखेंगे तो आपका आंसर बड़ा आएगा। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में ये अमूमन प्रॉब्लम आता है कि आपका जो आंसर होता है वो या तो थोड़ा बड़ा आ जाता है या थोड़ा छोटा आता है, डिपेंड करता है कि आपने अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू को बढ़ाया था या घटाया था। लेकिन आंसर से आपको जज हो जाता है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी होती है। तो ये भी एक सिंपल इंफॉर्मेशन लेवल क्वेश्चन था, B²/2 म्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है ε0 E² / 2, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है B²/2 म्यू नॉट। 7 क्वेश्चन, फेराड इज नॉट इक्वल टू। तो ये पहला ऑप्शन ही देखते ही आपको पता चल जाएगा कि CV²। CV² जो है ये फेराड के इक्वल नहीं है। बाकी ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो फेरेट के इक्वल ही आते हैं। कोई ना कोई आपको ऐसा फार्मूला मिल जाएगा जो आपको फेरेट की तरफ ले जाएगा। लेकिन ये CV², ये आपको यहाँ से साफ पता चल रहा है क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है एनर्जी डेंसिटी का, या एनर्जी स्टोर का आपने फार्मूला पढ़ा है 1/2 CV²। तो यहाँ से साफ नजर आ रहा है कि ये तो एनर्जी का फार्मूला है। फेरेट का यूनिट नहीं है। वैसे ये आपकी असाइनमेंट है, आपने अपने तौर पे कैलकुलेट करना है कि क्या इन तीनों के जो यूनिट्स हैं ये फेरेट बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो ये आपकी असाइनमेंट है, कीजिएगा जरा, चेक कीजिएगा कि ये फेरेट बनता है नहीं। फेरेट बनाने का मतलब यह है कि आपने इसको बनाना है कूलम डिवाइडेड बाय वोल्ट। ये आपने कैलकुलेट करना है कि इन सब का जो आपको यूनिट मिलेगा, ये तो सिंपली Q = CV से आया है। ठीक है, C = Q/V। ये लास्ट वाला तो बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हैं। बस सिंपली दरमियान वाले दो आपने कैलकुलेट करने के, क्या ये आपको फेरेट देते हैं या नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 8, नेट चार्ज ऑन कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है, क्योंकि जितने उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं यानी प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही उसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लिहाजा नेट चार्ज जीरो होता है। एक चार्ज है Q जो कि क्यूब के सेंटर में रखा हुआ है। ये क्यूब है, इसके सेंटर में आपने एक चार्ज रखा हुआ है। तो फ्लक्स थ्रू 6 सरफेसेस, 6 की 6 सरफेसेज में से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो क्या होगा, वो Q/ε0 होगा, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला जो होता है वो Q/ε0 होता है। तो लिहाजा 6 सरफेस की जो बात हो रही है, लिहाजा Q/ε0। हाँ, अगर एक सरफेस की बात होती तो फिर ये वाला ऑप्शन दुरुस्त होना था, Q और 6 वाला। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक आंसर करना होता है। कंडक्टर में जब करंट पास कर होता है तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, या किस पे डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है, टाइम पे भी और रेजिस्टेंस पे भी, क्योंकि जूल लॉ कहता है H = यानी जो हीट प्रोड्यूस होती है वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है, I²R T। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए 100 वाट
एंड 200 वोल्ट बल्ब, यानी एक बल्ब है जिसके ऊपर स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है कि ये 100 वाट इसकी पावर है और ये 200 वोल्ट पे काम करेगा। यानी अगर 200 वोल्ट इसे मिलते हैं तो ये 100 वाट कंज्यूम करेगा। अब आपने जिस सप्लाई से उसे कनेक्ट किया है वो 200 वोल्ट की नहीं है, वो हमारा पाकिस्तानी निज़ाम था, वहाँ पे 200 वोल्ट पूरे नहीं आ रहे, 160 वोल्ट आ रहे हैं। तो अब बताएं द एक्चुअल पावर कंजप्शन विल बी। अब आपने इसकी रेजिस्टेंस पहले निकाल लेनी है कि अगर 200 वोल्ट और 100 वाट की कोई अप्लायंस है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या है। तो हमें पावर के हमारे पास फार्मूले होते हैं, P इज इक्वल टू वी आई, इसके अलावा हमारे पास पावर का फार्मूला होता है वी स्क्र ओवर आर, और इसके अलावा हमारे पास फार्मूला होता है आई स्क्र इंटू आर। तो चूंकि हमें वोल्टेज दी हुई है 200 और पावर दी हुई है और हम रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो लिहाजा जो मोस्ट सूटेबल फार्मूला है वो है वी स्क्र ओवर आर। तो यहाँ से हम आर आसानी से निकाल सकते हैं वी स्क्र ओवर पी करके। तो वी स्क्र का मतलब है 200 का स्क्र आपने करना है और नीचे पावर लिख देनी है 100। 200 का स्क्र आपके पास 20 जो है वो आपको 40 दे देंगी, और 2 का स्क्र 4 और नीचे 100। तो इस तरीके से आपके पास जो रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 400 ओम। रेजिस्टेंस अब आपके पास आ गया। अब आप दोबारा एक्चुअल पावर के लिए फार्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्र ओवर आर। अब हम एक्चुअल पावर निकालना चाहते हैं, ये एक्चुअल पावर है। तो वी स्क्र अब आप 160 लिखेंगे, इसका स्क्र डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आपके पास आ चुकी है 400। तो जीरो का स्क्वायर लेंगे तो दो दफा जीरो आ जाएगी, और 16 का स्क्वायर जो होता है वो 256 होता है, डिवाइडेड बाई 400। ये दो जीरो जो है ये इनके साथ कट जाएगी, 4 1 इज 4, 4 6 जार 24, और एक कैरी 4 4 जार 64। तो 64 वाट जो एक्चुअल पावर है, एक्चुअल पावर वो 64 वाट है। लिहाजा दिस इज द राइट ऑप्शन। वायर हैविंग रेजिस्टेंस 5 ओम, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 5 ओम, उसको आपने बेंड करके रिंग बना दिया इस तरीके से। ये टोटल वायर थी, इसकी टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। आपने बेंड करके इस तरह रिंग बना दिया। वो कह रहा है जी कि फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायमीटर, यानी ये डायमीटर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आप देखें ये 2 पॉइंट ए बी। तो अब आप देखें कि हमें पता है रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड कर रही होती है लेंथ पे, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चूंकि अब आप पॉइंट ए और बी के दरमियान देखें तो आधी वायर ऊपर चली गई है और आधी वायर नीचे आ गई, इसका मतलब है कि 2.5 ओम ऊपर रह गई है और 2.5 ओम जो है वो नीचे रह गई है। तो अब ये दोनों वायर जो है ये सीरीज में नहीं लगी, क्योंकि सीरीज में ऐसे होती है कि ये वायर है, इसके साथ आगे मजीद आगे जोड़ दी जाए तो ये सीरीज बनता है, लेकिन यहाँ पे ये सीरीज कम्बिनेशन नहीं है, ये पैरेलल कम्बिनेशन है। तो पैरेलल कम्बिनेशन के मुताबिक आप इसको सॉल्व करेंगे। पैरेलल कम्बिनेशन में हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1/r e इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो आर इक्विवेलेंस आएगी वो आ जाएगी 1.25 ओम। तो बात समझाने वाली ये थी कि ये जो पॉइंट ए बी के दरमियान रेजिस्टेंस आएगी ये आपने आधी रेजिस्टेंस ऊपर करनी है आधी नीचे करनी है, क्योंकि लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। जब लेंथ आधी होगी इसका मतलब रेजिस्टेंस भी आधी हो गई है। तो 5 ओम की आधी रेजिस्टेंस ऊपर यानी 2.5 और आधी नीचे। और यहाँ पे अब ए और बी के दरमियान जो कम्बिनेशन बन रहा है दोनों पॉइंट के दरमियान आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, ये पैरेलल कम्बिनेशन के थ्रू आप फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, resistor connected to a battery is heated due to current through it. Which of the following quantity doesn't change? किसी भी रेजिस्टर से करंट फ्लो कर रहा है और वो हीट अप हो गया है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट अप हो गया है रेजिस्टर आपका, या जो कंडक्टर है या जो अप्लायंस है वो हीट अप हो गई है, तो कौन सी क्वांटिटी वेरी नहीं करेगी। रेजिस्टेंस हमें पता है हीट डिपेंडेंट होती है, हीट इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी
ये भी हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन को आप हीट अप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, उनकी मोशन जो है वो फास्ट हो जाएगी। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के बारे में वैसे आपको बताया हुआ है कि ये फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेकिन एक चीज मैंने साथ ये भी बताई थी कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से रेजिस्टिविटी पे फर्क पड़ता है। तो लिहाजा पहली तीनों चीजें जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, हीट डिपेंडेंट है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके heat पे डिपेंड नहीं करेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आपके वही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, तीन पार्टिकल है। तरतीब याद रखिएगा, जिस तरीके से जिस पैटर्न में जिस ऑर्डर में आपको ये पार्टिकल्स गिवन होते हैं, उसी ऑर्डर में उसी पैटर्न में आपने जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो कैलकुलेट करनी होती है। तो ये तीन पार्टिकल हैं, मूविंग विद सेम मोमेंटम, सब का मोमेंटम सेम है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुए हैं। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन है, तो सब के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स अब एक्ट करेगी उसकी हमने रेशियो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो बात समझने वाली ये है कि मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन यानी पी ऑफ पी, ये छोटा पी साथ लिख रहा हूँ, रेशियो मोमेंटम ऑफ ड्यूट्रॉन यानी डी, रेशियो मोमेंटम ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, अब मोमेंटम चूंकि सबका सेम है तो लिहाजा 1:1:1 आएगी। मोमेंटम होता है एम वी के इक्वल, एम वी, तो इसके साथ पी आएगा, इसके साथ भी पी आएगा रेशो, इसके साथ भी डी आएगा, वी डी आएगा, और अल्फा के साथ आएगा एम अल्फा वी अल्फा इज इक्वल टू 1:1:1। अब हमें मैथ का पता है कि प्रोटॉन का मैथ जो है वो इन सब में छोटा होता है, तो लिहाजा इसकी जगह मैं 1 लिखूंगा। वीपी रेशो, न्यूट्रॉन में हमें पता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, तो लिहाजा इसका मैथ जो है वो डबल हो जाएगा, तो 2 वी डी। और अल्फा पार्टिकल हमें पता है कि इसका मैथ जो है वो 4 गुना ज्यादा होता है प्रोटॉन से, तो लिहाजा 4 लिखूंगा यहाँ पे, और वी डी इज इक्वल टू 1:1:1। तो इस तरीके से जो वी पी रेशो, वी डी रेशो, वी अल्फा यानी अल्फा पार्टिकल, ये इक्वल हो जाएगा 4:2:1। क्योंकि एक चीज जब बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, यानी जिसका मैस कम है उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है कि ये देखिए मोमेंटम जो कि इक्वल है एम वी के। अब अगर दो चीजों का मोमेंटम सेम है तो मोमेंटम सेम होने का मतलब ये है कि अगर किसी एक का मैस ज्यादा है तो फिर उसकी वेलोसिटी कम होगी, और अगर किसी का मैस कम है तो दूसरे की वेलोसिटी ज्यादा होगी, तभी मोमेंटम सेम रह सकता है। जैसे कि अगर एक का मैस है 20 और वेलोसिटी है 5, तो मोमेंटम बन गया 100। अब दूसरा पार्टिकल है, उसका मैस है 5, तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी को आपने 20 पे लेके जाना, तब वो भी मोमेंटम अपना 100 देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जब मैस देखा गया तो मैस प्रोटॉन का सबसे कम था, तो जब वेलोसिटी की रेशो निकाली तो प्रोटॉन की वेलोसिटी, न्यूट्रॉन की वेलोसिटी और अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी का ऑर्डर टोटल रिवर्स हो गया। यानी ये जो नंबर था 1 प्रोटॉन का सबसे छोटा, ये सबसे बड़े वाला जो पार्टिकल अल्फा था उसकी वेलोसिटी में चला गया, और जो नंबर सबसे बड़ा था अल्फा पार्टिकल के लिए वो प्रोटॉन में आ गया। यानी जिसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा उसका मैस फिर उसके हिसाब से कम होगा, और जिसका मैस कम है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, तभी मोमेंटम सेम रहेगा। तो यहाँ से आपके पास ये वेलोसिटी आई है। अच्छा, ये वेलोसिटी की रेशो मैंने निकाली क्यों है, इसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक्चुअली हमने देखनी है फोर्स, और फोर्स का हमें फार्मूला पता होता है, क्यू वी बी होता है, क्यू वी बी।
तो क्यू वी बी में आप देख सकते हैं कि फोर्स दो चीजों पे डिपेंड करी, एक चार्ज पे डिपेंड करी और वेलोसिटी पे डिपेंड करी है। तो हमने वेलोसिटी की पहले रेशो निकाल ली है, वी पी वी डी और वी अल्फा, वो 4:1 आई है। अब हम फोर्स की रेशो निकालते हैं। तो फोर्स की रेशो आप निकाल सकते हैं, एफ पी रेशो एफ डी रेशो एफ अल्फा। अब हमें पता है कि एफ पी में भी वही क्यू वी बी। अब बी में कहीं पे भी नहीं एंटर करूंगा क्योंकि मुझे पता है बी की वैल्यू सबके लिए सेम है। जो चीजें मैटर कर रही हैं वो क्यू और वी मैटर कर रही हैं। तो क्यू जो प्रोटॉन का है वो आप सिंपल एक क्यू लिखेंगे, और वेलोसिटी जो है वो प्रोटॉन की वेलोसिटी अभी हमने देखी है वो 4 थी। इस तरह न्यूट्रॉन में देखें तो न्यूट्रॉन में जो चार्ज है वो भी एक ही चार्ज होता है, क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो लिहाजा चार्ज जो है वो चूंकि प्रोटॉन की वजह से ही होगा। और उसके लिए जो हमारे पास वेलोसिटी आई थी वो 2 आई थी। रेशो अल्फा पार्टिकल के लिए जो चार्ज है वो 4 गुना होता है, प्रोटॉन का 4 गुना होता है। सॉरी, ट्वाइस होता है, क्योंकि उसके अंदर दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं होता। तो और ये 2 क्यू हो गया, और साथ जो वेलोसिटी आई थी वो आई थी हमारे पास 1। तो ये क्यू 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 ये तो सब में कट गया, तो 4:2:2 आंसर आएगा। अब इनमें टू कॉमन है तो टू से सबसे काट दें, सबको काट दें तो 2 1 4, 2 2 4, 2 1 is 2, 2 1 is 2। तो इस तरीके से ये 2:1:1 बन रहा है, जो कि आपका राइट ऑप्शन है सी। विच वन इज नॉट इक्वल टू टाइम, टाइम के लिहाज से कौन सा चीज इक्वल नहीं है। तो आर सी जो है ये भी आपने कैपेसिटर में टाइम कांस्टेंट पढ़ा है, ये इंडक्टर के लिए टाइम कांस्टेंट होता है। और ये आपने जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी तो वहां पे देखा था कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर, ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी था। तो 1/√LC फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, तो उसका उल्ट करेंगे तो आपके पास अंडर रूट LC आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी टाइम कांस्टेंट ही बन रहा है। तो नन ऑफ द अबव ये राइट ऑप्शन बन रहा है। RLC सर्किट में अगर ओमेगा लेस देन ओमेगा आर हो तो इम्पीडेंस क्या होगी, कैपेसिटिव होगी, इंडक्टिव, या बोथ होगी, या पेयर रेजिस्टिव होगी। तो RLC सर्किट के लिए हमारे पास जो इम्पीडेंस थी जी वो इक्वल थी R² प्लस XC का स्क्वायर माइनस XL का स्क्वायर। ये स्क्वायर सॉरी बाहर आपने लगाना है, XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये आप XC पहले लिखें या XL पहले लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। तो क्योंकि ओमेगा जो है वो लेस देन ओमेगा आर है, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम है। अब हमें XC पता होती है, XC ये को होती है 1/ओमेगा आर, सॉरी 1/ओमेगा सी, ये XC। और XL जो है ये हमें पता होता है ओमेगा एल होता है। तो जब जब ओमेगा जो है वो लेस देन ओमेगा आ रहा है,
यानी ओमेगा की वैल्यू छोटी है। तो ओमेगा की वैल्यू जब छोटी आप यहाँ पे पुट करेंगे, ये छोटी वैल्यू यहाँ पे देंगे, तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, एक्स सी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। और जब आप ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे छोटी पुट करेंगे तो आपको एक्स एल की वैल्यू भी स्मॉलर मिलेगी, और एक्स सी की वैल्यू आपके पास ग्रेटर होगी। तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि एक्स सी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो जब एक्स सी की वैल्यू आप यहाँ पे ज्यादा पुट करेंगे तो ओवरऑल आपके पास आंसर जो आएगा वो कैपेसिटिव आएगा। यानी ये जो जी की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, इसमें जो मेजर एलिमेंट आएगा, मेजर पार्ट आएगा, वो एक्स सी का आएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का आएगा। इसी तरह उल्ट भी आप कर सकते हैं कि ओमेगा अगर ग्रेटर ओमेगा आर से, तो फिर ये इंडक्टिव हो जाएगा, यानी फिर इम्पीडेंस जो है वो इंडक्टिव हो जाएगी। और अगर ओमेगा इक्वल हो जाए ओमेगा आर के, तो फिर ये वाला आंसर जो है वो होगा कि पेयर रेजिस्टिव होगी, क्योंकि ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, एक्स एल और एक्स इक्वल हो जाएंगे, तो जी इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन तो मैंने एक दिया, लेकिन आपको इसके तीनों पॉसिबल आंसर पता होना चाहिए तीन डिफरेंट कंडीशन के तहत। तो फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर वन है। 17 क्वेश्चन है, व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सॉलिड मेड इज डबल। नंबर ऑफ टर्न्स को आपने डबल कर दिया तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन का जो कोफिशिएंट है जिसको आप एल कहते हैं, इस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें पता है एल जो है वो प्रोपोर्शन होता है एन स्क्र के। तो नंबर ऑफ टर्न चूंकि डबल हो गए हैं, तो लिहाजा एन स्क्र डबल करेंगे तो टू टू आर फोर, तो फोर टाइम बढ़ जाएगी। 18 क्वेश्चन है, ये एक डायग्राम आपके सामने गिवन है। मैग्नेट falls with its s pole along the axis of a ring। ये आपको नजर आ रही है इस तरह एक मैग्नेट जो है वो नीचे फॉल कर रहा है, उसका साउथ पोल जो है वो रिंग की तरफ है। करंट जनरेटेड इज, अब क्योंकि ये मैग्नेट इसके करीब आ रहा है, तो मैग्नेट ज़ाहिर है, मैग्नेट से हमें पता है कि नंबर ऑफ जो लाइंस हैं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसमें नंबर ऑफ लाइन एंटर हो रही होंगी। तो जैसे जैसे इसके करीब आ रहा है, फ्लक्स जो इस कॉइल में से पास कर रहा है वो बढ़ता जा रहा है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो हमें पता है कि जब भी किसी कॉइल में से फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है, और उसके corresponding इंड्यूस करंट होता है, और करंट ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है कि अपने सोर्स को अपोज करता है। यानी यही जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट की वजह से इस रिंग में जो करंट पैदा होगा ये अपने सोर्स को अपोज करेगा, ये इसे करीब नहीं आने देगा। अब करीब ना आने का मतलब ये है कि करंट इस तरीके से इसमें फ्लो करेगा कि इसका एक हिस्सा जो है वो साउथ पोल बने और एक हिस्सा नॉर्थ पोल बने, लेकिन ये लाजमन ऊपर वाला साउथ बनाएगा, ये ऊपर वाला लाजमी साउथ बनाएगा और नीचे वाला जो हिस्सा है वो नॉर्थ बनाएगा, क्योंकि इसने अपने उस सोर्स को अपोज करना। तो अपोज तभी कर सकता है यानी जब ये वाला हिस्सा सोर्स साउथ बने और नीचे वाला हिस्सा नॉर्थ बने। अब ये तो बात कंफर्म होगी हमें कि ऊपर वाले को हमने नॉर्थ साउथ बनाना है और नीचे वाले को हमने नॉर्थ बनाना है। तो आप खुद सोचें राइट हैंड से कि आपका जो करंट है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि नीचे नॉर्थ बने और ऊपर साउथ बने। हमें ये पता है कि जो नॉर्थ होता है उधर हमने अपना थंब रखना होता है राइट हैंड का। तो अपना थंब जरा नीचे रखें, तो आपकी जो फिंगर आप जब कर्ल करेंगे तो आपकी फिंगर कुछ ऐसे कर्ल होंगी, ऐसे, ये डायरेक्शन बनेगी। और ये डायरेक्शन बिल्कुल वही है जो क्लॉकवाइज की होती है। तो इसका मतलब है इन दोनों में से कोई राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इन दोनों में ही क्लॉकवाइज है। अब देखना ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेटर देन जी होगा या लेस देन जी होगा। तो ऑफ कोर्स लेस देन जी होगा, क्योंकि वो उसकी मोशन को अपोज कर रहा है, उसकी मोशन को स्लो डाउन कर रहा है, तो लिहाजा एक्सेलरेशन लेस देन जी होगा। 19 क्वेश्चन, विच वन रिमेन कांस्टेंट इन रियल ट्रांसफार्मर। रियल ट्रांसफार्मर में कौन सी चीज जो है वो कांस्टेंट रहती है। करंट तो कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि हमें पता है कि पी वी इज इक्वल टू वी आई।
तो वोल्ट चूंकि ट्रांसफार्मर का काम ही ये होता है कि ये वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ेंगे करंट कम हो जाएगा, और जैसे ही वोल्टेज कम होगी करंट बढ़ जाएगा। तो लिहाजा करंट तो कांस्टेंट नहीं रहने वाली चीज। पोटेंशियल पोटेंशियल खुद ट्रांसफार्मर जो है वो उसका काम ही होता है कि पोटेंशियल को या तो अप करता है या डाउन करता है, तो लिहाजा ये भी कांस्टेंट नहीं रहेंगे। पावर, तो चूंकि यहाँ पे रियल का वर्ड आ गया, आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट होती है, इनपुट पावर आउटपुट पावर इक्वल होती है, लेकिन रियल ट्रांसफार्मर में हमेशा आउटपुट पावर लेस होती है एज कम्पेयर टू इनपुट के। तो लिहाजा ये भी नहीं। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है, यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन अनडिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कौन सी चीज अनडिफ्लेक्टेड रहती है? तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जिसको कंसेप्ट क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है, वो भी वो चार्ज पार्टिकल जो 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा आप प्रोजेक्ट करते हैं। अगर आप 0 पे या 180 पे प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर चाहे चार्ज पार्टिकल है वो भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे चूंकि एंगल की बात नहीं है, यहाँ पे आपने जो चीज जज करनी है वो चार्ज के लिहाज से जज करनी है। तो चूंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, गैमा रेज पे भी कोई चार्ज नहीं, लिहाजा ये दोनों जो है ये पॉसिबल है। और ये नीचे ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ए एंड बी। बीटा पे चूंकि नेगेटिव पार्टी नेगेटिव चार्ज होता है, लिहाजा ये डिफ्लेक्ट जरूर होगा। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो बड़े शॉर्ट टाइम में आपने करने होते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बात समझ नहीं आती, स्टेटमेंट वो तो समझ नहीं आती, फिर हमारे पास शॉर्ट टाइम होता है जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं और चीज़ें आसान भी गलत करके आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को कवर किया करें, प्रैक्टिस जो है ये इंसान को परफेक्ट बना देती है। बार बार चीज़ें प्रैक्टिस किया करें और चीज़ों को अंडरस्टैंड किया करें, आपका माइंड शार्प होगा और आप एंजॉय करेंगे इस तरह के एमसीक्यूज करते हुए।